अब लेते हैं स्पेशल केस फॉर दी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। स्पेशल केस का मीनिंग क्या है कि अगर जैसे मान लो मैंने यहां पे ये एक मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है, जिसकी अपन ने नोमेनक्लेचर अभी CIP रूल के थ्रू भी आइडेंटिफिकेशन किया था। फिर से सवाल पूछूं, बताओ इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? तो आंसर इज यस। अब इसमें जो बीच वाली यूनिट है, इस वाली यूनिट को अगर मैं यहां पे नाम दूं तो दैट इज नथिंग बट दी स्यूडो GI यूनिट। एक्चुअली अपन इसको एक नाम सिग्निफाई कर रहे हैं, स्यूडो GI यूनिट। मतलब इस तरह के केसेस है, इसमें अगर आपको टोटल आइसोमर्स निकालने हो तो फॉर्मूला मैं अभी लिखूंगा, पर पहले अपन कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करेंगे। कहें सर ये स्यूडो GI यूनिट क्यों कह रहे हैं? तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये जो ग्रुप है और ये वाला जो ग्रुप है, ये स्ट्रक्चर वाइज एग्जैक्टली सेम है, लेकिन स्टीरियो वाइज आइडेंटिकल हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। ध्यान से देखना बच्चे, इसके अंदर अगर मैं कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करूं तो जैसे मैंने यहां पे ये एक कंपाउंड बनाया, अब इसमें ये डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड के अबाउट यहां पे मिथाइल, और ये डबल बॉन्ड है इसके अबाउट यहां पे मिथाइल। दिस इज पॉइंट नंबर 1, एक पार्ट बना दिया। सेकंड नंबर कॉम्बिनेशन बना दिया मैंने इस तरह से, Cl है, H है, डबल बॉन्ड है, यहां पे क्या किया, ये डबल बॉन्ड इधर कर दिया मिथाइल, ये डबल बॉन्ड और इधर भी कर दिया मिथाइल, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट, Cl दिया, H दिया, डबल बॉन्ड है, और इसके रिस्पेक्ट में क्या किया, फिर से अपन ने यहां डबल बॉन्ड, एक मिथाइल ऊपर रखा, और इस वाले पार्ट में मतलब एक E और एक Z वाली फॉर्मेट बना दी। और फोर्थ कॉम्बिनेशन अगर मैं यहां पे कहूं तो ये मैंने इस तरह से बना दिया, ये डबल बॉन्ड है, ऊपर वाला पार्ट कर दिया सिस और नीचे वाला पार्ट अपन ने कर दिया ट्रांस, या आप इसको ZE वाला पार्ट भी नाम दे सकते हो। अब बच्चे अपन ने यहां पे क्या किया, चार तरह की कॉम्बिनेशंस को इंडिकेट किया विद रिस्पेक्ट टू दी गिवन दीज डबल बॉन्ड्स। इस तरह के ग्रुप को वापस से याद दिला दूं, इस तरह के ग्रुप को अपन ने ऑलरेडी नाम दे रखा था, दीज आर कॉल्ड स्टीरियो केमिकल ग्रुप्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको यहां पे, स्टीरियो केमिकल ग्रुप्स, ठीक है। स्टीरियो केमिकल ग्रुप्स हमारे वो वाले ग्रुप हो गए जो स्ट्रक्चर वाइज तो सेम है लेकिन 3D वाइज डिफर कर सकते हो। अब हमारे पास क्या हो गया, ये वाली जो यूनिट है, बोले सर इसका कंफ्यूजन है कि इसमें GI हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बच्चे इसके दो तरह के कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे, एक वो कॉम्बिनेशन जहां पे आप इसको EZ नाम दे सकते हो, एक वो कॉम्बिनेशन जहां पे इसको EZ नाम नहीं मिल पाएगा। जैसे मैंने यहां पे क्या किया, इस कंपाउंड के कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करना शुरू किए। अब जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करना शुरू करूंगा तो रेस्पेक्टिवली यहां पे इस डबल बॉन्ड के अबाउट और इस डबल बॉन्ड के अबाउट मैंने एक कॉम्बिनेशन ये बनाया, जिसमें ध्यान से अगर देखोगे तो ये कॉम्बिनेशन में इधर भी E है और इधर भी E है, दीज टू आर E एंड E पार्ट। अब ये अगर दोनों E और E पार्ट अगर हो गए तो इसके अबाउट हम यहां पे कोई GI का नाम नहीं दे पा रहे। इसी तरह से अगर नीचे वाला कंपाउंड देखोगे तो ये Z और Z है और इसके अबाउट भी अपन कुछ नाम नहीं दे रहे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही हैं। अब इस यूनिट के अबाउट नहीं देखा अपन ने, ये तो अपन इन यूनिट के अबाउट देख रहे हैं, भाई प्रॉपर्टीज तो वेरी करी गई ना इसमें, तो ये E हो गया, ये E हो गया, ये Z और Z हो गया, दो दूसरा कॉम्बिनेशन। अब जरा इस वाली कॉम्बिनेशन में थर्ड नंबर एग्जांपल पे आना। अगर आप ऊपर वाले पार्ट को देखोगे तो वो है E और नीचे वाले पार्ट को देखोगे तो वो क्या है, Z। अब जब ये एक Z और एक E आ गया तो ऑब्वियस सी बात है ये डबल बॉन्ड भी क्या शो करेगा, GI एग्जिबिट करेगा, कहेगा कि हमारा भी नाम लिखो। क्यों? क्योंकि इसके अबाउट लेफ्ट हैंड साइड में तो ग्रुप अलग अलग है ही सही, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास ग्रुप क्या हो गए, अलग अलग हो गए। E और Z आ गया और हमारे पास Cl और H आ गया, इसमें हायर प्रायोरिटी क्लोरीन वाला और इसमें हायर प्रायोरिटी हमारा Z वाला। अपन ने ये देखा था स्टीरियो केमिकल ग्रुप के लिए, तो जब हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट एंड पे हो, अपोजिट साइड में हो, तो ये आइसोमर E आइसोमर हुआ विद रेफरेंस टू द मिडिल डबल बॉन्ड। इसी वजह से इसका एक नाम अपन ने यहां पे दे दिया, दैट्स कॉल्ड स्यूडो GI यूनिट। मतलब ऐसी यूनिट जो बेसिकली हमारे पास हर केसेस में EZ नोमेनक्लेचर को शो नहीं कर पा रही, बट इन सम स्पेशल केसेस दे आर शोइंग व्हाट द EZ नेमिंग। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप फाइंड आउट करो तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, Z, और नीचे वाला पार्ट क्या है, E। अब अगर इसको देखोगे तो देखो हायर प्रायोरिटी Cl, हायर प्रायोरिटी Z, दे आर ऑन द सेम साइड, तो बीच वाले पार्ट के लिए Z नाम आ जाएगा। कुल कितने कॉम्बिनेशंस अपन ने बनाए, कहें अब तुम ऐसे देखो कि यहाँ पे सर इस यूनिट के और ये यूनिट 3 के अबाउट आ गया,
तो अगर बाय द वे यहां पे देखेंगे तो वो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/n-1/2 वाला फॉर्मूला लगाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। रीजन बीइंग क्या कि हमें दिख रहा है कि हम लेफ्ट और राइट साइड, मतलब जो राइट हैंड साइड में हमारे दोनों ग्रुप हैं उनके कॉम्बिनेशंस को चेंज करते हुए अगर देखें तो यहां मैक्सिमम 4 आइसोमर ही ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो इन सच काइंड ऑफ केसेस जहां भी हमारे पास ऐसी स्यूडो जीआई यूनिट वाली केस अगर अपने को मिलती है तो ऐसे केसेस के लिए टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, इस तरह के जो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो बनेंगे वो बनेंगे हमारे 2 की पावर n-1, जहां पे n के अंदर हम टोटल यूनिट काउंट करेंगे कितना, 3, मतलब वो यूनिट भी काउंट करनी है जिसके अबाउट किसी भी एक्सटेंट में आप इजेड नोमेनक्लेचर डिफाइंड कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये एक ऐसा केस था हमारा पास, स्पेशल केस, जिसमें हम एक्चुअली टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर पार्ट जिसमें अपन ने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैसे कैलकुलेट करना है वो अपन ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, एंड करते हैं विद द फाइनल टॉपिक दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे रखे होंगे तो उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जो आपने ऑलरेडी जैसे जीओसी में कुछ पार्ट पढ़ा था या बॉन्डिंग में पढ़ा था, तो उसको कैसे कैसे यूज करना है, तो दैट विल बी फाइंडिंग आउट विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चे, विल सी दी प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे 2-बुटीन का, दो आइसोमर्स अपन ने लिखे यहाँ पे, दैट्स सिस 2-बुटीन एंड ट्रांस 2-बुटीन। बेसिक डेफिनेशन जो आइसोमेरिज्म की थी वो यही थी हमारी कि कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन जिनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी करता है। ठीक है, वो वेरिएशंस उनकी 2D स्ट्रक्चर्स के रेस्पेक्ट में, कनेक्टिविटी डिफरेंस के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है और 3D स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कुछ बेसिक सा पार्ट। सबसे पहले लिया डायपोल मोमेंट। अगर मैं सिस और ट्रांस में डायपोल मोमेंट को कंपैरिजन करूं तो दैट्स अ वेरी सिंपल केस। हमें पता है कि मिथाइल इज अ डोनर ग्रुप, तो यहाँ पे ये वाला जो डोनर ग्रुप होगा उसके रेस्पेक्ट में डायपोल की डायरेक्शन होगी डोनर टू एक्सेप्टर साइड। इसी तरह से यहाँ भी अगर होगा तो जो डायपोल की डायरेक्शन हो गई वो डोनर टू एक्सेप्टर साइड हो गई, दोनों के बीच में सर्टेन एंगल हो गया, विल बी गेटिंग सम रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट। अगर मैं यही चीज यहां पे फाइंड आउट करूं कि ट्रांस वाले पार्ट में डोनर साइड एक तो इधर हो गया, यहां डोनर साइड इधर हो गया, लाइन ऑफ एक्शन दोनों का अपोजिट हो गया और ग्रुप आइडेंटिकल हो गए, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो तो जीरो आएगा और इसका जो डायपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो आएगा। तो कह सकते हो कि जो डायपोल मोमेंट होगा, द डायपोल मोमेंट फॉर सिस इज ग्रेटर देन द डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस। एक जीरो वैल्यू आएगा और एक नॉन जीरो वैल्यू आएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें दिख रहा है कि भाई सिस 2-बुटीन एंड ट्रांस 2-बुटीन में सिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल relatively having polarity whereas the trans is not having any polarity। अब आ जाती है इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ट, दैट्स कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। है सर, बॉइलिंग पॉइंट क्या? तो बॉइलिंग पॉइंट अगर बाद में बात करें तो दैट इज बेस्ड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, या कह सकते हो कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शंस होता है उसके ऊपर बेस्ड होगा। जिन मॉलिक्यूल में पोलरिटी होती है, जिन मॉलिक्यूल्स में हमारे पास पोलरिटी होगी उनमें डायपोल इंटरेक्शंस, या कह सकते हो कि वंडरवाल फोर्सेस जो होंगे अट्रैक्शन वाले वो ज्यादा होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन डायपोल्स। ठीक है, हम इसको ऐसा एज्यूम करें कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव वाला पोल हो गया तो रेस्पेक्टिवली क्या होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे से ऐसे अट्रैक्टेड होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल में अगर बाय द वे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल अगर टाइटली बाउंड होंगे तो रेस्पेक्टिवली जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप यू कह सकते हो कि जिन मॉलिक्यूल में पोलरिटी होती है, मोर पोलरिटी इन मॉलिक्यूल, ठीक है, लीड्स टू मोर बॉइलिंग पॉइंट्स, है ना, ये 4 आइसोमर्स, मोर पोलरिटी इन द मॉलिक्यूल्स देन विल बी लीडिंग टू द मोर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, दीज आर फॉर द आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नॉर्मली अगर बात करें तो डायपोल अट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ज्यादा पोलरिटी वाले मॉलिक्यूल्स को बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली ज्यादा रहता है, दैट इज अगेन ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस या अट्रैक्शंस। तो आप ये बोल सकते हो कि जो डायपोल मोमेंट होगा, सॉरी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास सिस का ज्यादा होगा, किससे, ट्रांस से। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास बात बॉइलिंग पॉइंट की। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट का मोर ओवर पोलरिटी से इतना कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द पैकिंग एफिशिएंसी। अब मॉलिक्यूल का पैकिंग एफिशिएंसी अगर देखा जाए
तो जिसका पैकिंग एफिशिएंसी जितना ज्यादा होता है, जितना इफेक्टिवली मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे में पैक होते हैं, वो रेस्पेक्टिवली उतना अच्छा या उतना शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि जब सिस वाला एग्जांपल है, वो सिस वाले एग्जांपल में लार्जर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, लार्जर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, तो मॉलिक्यूलर जो पैकिंग होगा वो उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि ट्रांस वाले फॉर्मेट में होता है। ट्रांस वाले फॉर्मेट में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहां पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर पैकिंग जो होता है दैट विल बी मोर इफेक्टिव। ट्रांस हैज मोर इफेक्टिव पैकिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट दी cis isomer, ठीक है। cis isomer लार्जर ग्रुप ऑन द सेम साइड, सो विल हैव अ मोर वॉइड्स, मतलब मोर स्पेस होता है मॉलिक्यूल के बीच में, जबकि ट्रांस के अंदर हमारे पास जो पैकिंग होगा दैट विल बी मोर इफेक्टिव, और ज्यादा इफेक्टिव पैकिंग होने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल यानी कि ट्रांस वाले पार्ट में cis से ज्यादा होता है, ठीक है। ध्यान रखना बच्चे इस बात का, अगर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, आइसोमर तो है ही सही, डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो जिसकी पोलरिटी ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। लेकिन अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है तो मेल्टिंग पॉइंट में जिसकी सिमेट्री ज्यादा है या जो ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा दैट विल हैव द मोर मेल्टिंग पॉइंट, है ना, ड्यू टू द पैकिंग एफिशिएंसी। दिस इज बेस्ड ऑन पैकिंग एफिशिएंसी, बेस्ड ऑन पैकिंग एफिशिएंसी। पॉइंट क्लियर है? फाइन। अब आ जाती है बात नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी की। दैट्स अ वेरी सिंपल केस। दिख रहा है दो लार्जर ग्रुप सेम साइड है, विल हैव अ मोर रिपल्शंस। लार्जर ग्रुप जो हो गए वो क्या हो गए, अपोजिट एंड पे हो गए, विल हैव अ लेस रिपल्शंस। तो जो स्टेबिलिटी होगी वो वाला पार्ट हमारा किसका ज्यादा होगा, यहाँ पे ट्रांस इज हैविंग मोर स्टेबिलिटी देन सिस। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं हीट ऑफ कंबशन की, तो हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये आपने ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर पढ़ा था। वो ये था कि जो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है एज इफ दे आर आइसोमर्स, तो आइसोमर है जो स्टेबिलिटी, जिस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ कंबशन रिलेटिवली जो होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी वैल्यू ज्यादा कंज्यूम होगी। सिस वाला अपने आप में रिलेटिवली कम स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास एनर्जी वैल्यू कम रिक्वायरमेंट होगी। तो आप ये कह सकते हो कि जो हीट ऑफ कंबशन है that depends on what the stability of these two isomers. More stable molecule will have less heat of combustion. This is in case of isomers. ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें तो हीट ऑफ कंबशन किस वाले पार्ट का ज्यादा होगा, तो दैट विल बी cis is greater than trans. तो these are the properties that we can find out for the given isomers. अब एक छोटा सा चेंज अपन यहां पे करते हैं, वो ये कि अभी तो मैंने जैसे 2-बुटीन का मॉलिक्यूल लिया, ठीक, 2-बुटीन की जगह अपन ने क्या किया, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर दिया, और चेंज करने के अंदर यहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट इस तरह से लगा दिए कि लाइक वी आर कीपिंग द क्लोरीन एलिमेंट। ये मैंने क्लोरीन लगा दिया यहां पे, और इसी तरह से रिस्पेक्टिवली इधर यहां पे क्लोरीन और ये वाला पार्ट क्लोरीन इस तरह से दे दिया, ठीक है। अगेन वी आर फाइंडिंग आउट सम मोर प्रॉपर्टीज इन दिस केसेस, ठीक। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें अपन ने 2 क्लोरीन एलिमेंट लगा दिए, और उन 2 क्लोरीन एलिमेंट के अंदर एक ज्योमेट्री सिस वाला और एक ज्योमेट्री ट्रांस वाला बना के लिख दिया, ठीक है। सब वापस से एक एक करके वही वाले पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं अपन यहाँ पे। दिस इज नथिंग बट सिस आइसोमर एंड दिस इज नथिंग बट ट्रांस आइसोमर, ठीक है। अब आप देखो बच्चे, क्लोरीन का नेचर कैसा होता है, डोनर या विड्रॉइंग, तो आंसर इज विड्रॉइंग। ये यहाँ पे डायपोल का डायरेक्शन, ये यहाँ पे डायपोल का डायरेक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्टेंट डायपोल का डायरेक्शन इस तरह से मिल जाएगा मेरे को इसमें। तो ये वाला जो पार्ट हुआ इसका म्यू नॉन जीरो, इधर डायपोल का डायरेक्शन इधर डायपोल का डायरेक्शन इधर, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैंसिलेशन किया, तो इसका डायपोल की वैल्यू जो हो गई वो 0 आ गई। फाइन है ना। तो मैं सबसे पहले अगर यहाँ पे देखूं तो पहला प्रॉपर्टी अपना क्या था, दैट वाज डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट की अगर अपन बात करें तो किसका ज्यादा हो गया यहाँ पे, cis has the more dipole moment than trans, ठीक है, नंबर 1। सेकेंड पार्ट इसी के ऊपर बेस्ड था हमारे पास क्या, दैट्स कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब आप देखो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, वही सेम, जिसकी पोलरिटी ज्यादा उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अगर ज्यादा होंगे तो रेस्पेक्टिवली बॉइलिंग पॉइंट भी जो होगा वो ज्यादा होगा। तो अगेन cis has a more boiling point than trans। थर्ड वाला पार्ट, let us comes out to be with this part, melting point। अब बेटा मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करूं तो वही सेम, मॉलिक्यूलर पैकिंग, ट्रांस हैज अ मोर इफेक्टिव पैकिंग देन द
सिस आइसोमर, तो रेस्पेक्टिवली यहाँ पे ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सिस वाले पार्ट से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन यहाँ पे, नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। ठीक है, अब स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो बताओ किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? तो दिख रहा है दोनों सीएल सेम साइड होंगे, ये वाला पार्ट लग रहा है कि थोड़ा कम स्टेबल होगा, ट्रांस वाला दिख रहा है कि ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी इसमें सिस वाले की ट्रांस वाले से ज्यादा आती है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। सोच सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दिस इज सो? तो इसका रीजन जो है ना वो ये है कि जो क्लोरीन एलिमेंट है अपना, उस क्लोरीन का इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेशन जब होगा तो कॉन्जुगेशन के थ्रू आप ये देखोगे कि यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, ये Cl, ये H और ये इस तरह की स्टेट बनेगी। और जब इसके बाद मैं यहां पे देखूंगा तो लोन पेयर का क्लोरीन के d ऑर्बिटल, इसको वैकेंट d ऑर्बिटल है, यहां पे अगर बात करेंगे तो दैट इज हैविंग d ऑर्बिटल वैकेंट। अब अगर इसके अंदर d ऑर्बिटल वैकेंट होगा तो यहां पे फिर से कॉम्बिनेशन हुई, तो अगर बाय द वे इसकी एक स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये ऐसी बनेगी, तो तुम्हारे पास यहां पे ये प्लस, यहां पे ये माइनस, और जब ये प्लस और माइनस चार्ज गेन कर रहे होंगे तो प्लस और माइनस चार्ज गेन करने की वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एग्जिबिट होगा। ये काम ट्रांस वाली ज्योमेट्री में नहीं होगा। तो अगर बाय द वे दोनों ग्रुप ऐसे हैं जिनके बीच में हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर लग रहे हों तो अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, और अट्रैक्शन से जब एनर्जी रिलीज होगी तो मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो यहां पे कह सकते हो कि हमारे पास सिस विल हैव द मोर स्टेबिलिटी देन ट्रांस। एक खास बात, ये काम फ्लोरीन वाले केस में नहीं होगा, इट इज नॉट विद एफ, क्योंकि एफ को डी ऑर्बिटल नहीं होता। सेकंड पार्ट, अगर ब्रोमीन हो तो भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन हैज अ बिगर साइज, और बिगर साइज अगर होगा तो जो बैक बॉन्डिंग होगी ना लोन पेयर की डी ऑर्बिटल के साथ, जो बैक बॉन्डिंग होगी वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती, तो रेस्पेक्टिवली प्लस माइनस चार्ज का सेपरेशन नहीं आ पाता, और चार्ज का सेपरेशन नहीं आ पाता तो इस तरह का अट्रैक्शन से ज्यादा रिपल्शन डोमिनेटिंग होता है। तो केवल और केवल 1,2 डाइक्लोरोइथीन के लिए हमारे पास ये पॉइंट जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इस पॉइंट में वेरिएशन था, दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर्ड दिस एग्जांपल आल्सो। क्लियर है? तो ये हमारे पास जो है दीज आर सम प्रॉपर्टीज फॉर दी डोनर ग्रुप्स एंड एक्सेप्टर ग्रुप्स। अब आपके पास जो है अगर कभी कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसमें डोनर और एक्सेप्टर दोनों लगे हुए हों तो प्रॉपर्टीज किस तरह से वेरी करेगा, तो लेट अस फाइंड आउट वन मोर एग्जांपल। मान लो बेटा आपके पास यहां पे एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये वाला CH3 डबल बॉन्ड, यहां दे दिया NO2 एंड देन H और H। ठीक है, 1 नाइट्रोप्रोपीन, और इस वाले पार्ट में ये NO2 लगा दिया यहां पे, दैट्स 1 नाइट्रोप्रोपीन। एक तो दिया सिस आइसोमर और एक दिया बच्चे मैंने ट्रांस आइसोमर, दैट्स एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, अब अपन जो प्रॉपर्टीज अपन ने यहां पे साथ में लिखी ना, उन सभी प्रॉपर्टीज को फिर से फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द गिवन एग्जांपल। ठीक, लेट अस फाइंड आउट दोस एग्जांपल्स, है ना। अब क्या है बताओ, CH3 कैसा ग्रुप है? डोनर। NO2 कैसा ग्रुप है? एक्सेप्टर। ठीक है, डोनर एक्सेप्टर डायरेक्शंस अलग अलग आ रही हैं, अनडाउटली इसका म्यू नॉन जीरो, मतलब इसका डायपोल नॉन जीरो है, बट दे आर हैविंग सम एंगल्स, है ना। जब आप इसको आगे बढ़ाओगे, ये वाला पार्ट रखोगे तो देयर विल बी सम एंगल इन दिस केस। यहां पे अगर देखोगे तो इस जगह पे हमारे पास डोनर और एक्सेप्टर जो है दे आर व्हाट हैविंग दी सेम डायरेक्शन, एंगल 0 डिग्री हो गया। आपको पता होगा कि जब आप नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालते हो तो वो ऐसे निकलता है μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा का स्क्वायर रूट। तो cos थीटा की अगर मैं देखूंगा यहाँ पे वैल्यू तो 0 डिग्री एंगल है, तो cos 0 इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां पे जो डायपोल मोमेंट होगा ट्रांस का, बिकॉज ऑफ द यूनिडायरेक्शनल इफेक्ट इट विल बी हैविंग मोर वैल्यू। तो यहां पे कह सकते हो μ4 ट्रांस, दोनों का वैल्यू नॉन जीरो है, पर जो ट्रांस का डायपोल होगा वो सिस वाले से ज्यादा होगा। क्लियर है? दैट्स पॉइंट नंबर 1। अब बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर बेस्ड था? बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी के ऊपर। मोर डायपोल मोमेंट मींस मोर पोलैरिटी, मोर डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस, मोर अट्रैक्शंस मींस मोर बॉइलिंग पॉइंट। तो आप ये कह सकते हो कि हमारे पास ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट सिस वाले से
ज्यादा होगा। वेल नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सिमेट्री। अब आप देखो सिमेट्री के हिसाब से बात करूं तो वही सेम पार्ट, बड़े बड़े ग्रुप दोनों सेम साइड हो रखे हैं, दैट विल बी लेस इफेक्टिव पैकिंग। इस तरह के मॉलिक्यूल में पैकिंग एफिशिएंसी कम होगी, ट्रांस वाले में पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी है तो अगेन ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस वाले से यहां भी ज्यादा है। ठीक है, चलो स्टेबिलिटी की बात कर लें। स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो स्टेबिलिटी में बताओ कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? अब अगर मैं यहां पे देखूंगा तो CH3 और NO2 ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है और ये वाला जो ग्रुप है, दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। अब रिपल्शन अगर होगा तो obvious सी बात है इसकी स्टेबिलिटी कम, जहां पे बड़े बड़े ग्रुप अपोजिट साइड हो गए, रिपल्शन हो गया कम, तो रेस्पेक्टिवली ट्रांस की जो स्टेबिलिटी है वो सिस से ज्यादा है। अच्छा एक चीज और है, बाई चांस अगर वायदे में इसमें हम एक पॉइंट और ऐड करें, लाइक इफ वी ऐड दी सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सपोज ऐसा कोई पॉइंट आ गया कि इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बताओ, वाटर कैसा सॉल्वेंट है, पोलर है कि नॉन पोलर? तो वाटर जो है हमारे पास दैट्स अ पोलर सॉल्वेंट, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, नॉर्मली ऐसा होता है। तो जब लाइक डिसॉल्व्स लाइक की बात करेंगे तो हमें दिख रहा है कि ट्रांस की पोलरिटी सिस से ज्यादा है। तो जब ट्रांस की पोलरिटी सिस से ज्यादा है तो रेस्पेक्टिवली ट्रांस का सॉल्युबिलिटी सिस वाले से ज्यादा होगा H2O के अंदर। पोलर सॉल्वेंट के अंदर उस मॉलिक्यूल का नॉर्मली डिसोल्यूशन ज्यादा होता है जिनकी खुद की पोलरिटी ज्यादा होती है। सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू चेक द प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑन द बेसिस ऑफ द डोनर ग्रुप्स, एक्सेप्टर ग्रुप्स एंड डोनर एंड एक्सेप्टर ग्रुप। मैंने तीनों तरह के एग्जांपल लिए जिसमें डोनर ग्रुप भी कंसिडर किया, एक्सेप्टर ग्रुप भी कंसिडर किया और डोनर एक्सेप्टर भी कंसिडर किया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आप इन सब टॉपिक्स को देखते हुए अपने जो शीट के क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से बनाओ, लेक्चर्स को अच्छे से देखो, लेक्चर्स को अच्छे से देखने के बाद, सुनने के बाद प्रॉपर्ली नोट्स लिखो। नोट्स लिखने के बाद जो है देन यू अटेम्प्ट द एंटायर होमवर्क। आपको नोट्स लिखना बहुत जरूरी है। नोट्स अगर लिखे रहेंगे तो इन दैट केस यू आर हैविंग समथिंग टू रिवाइज फॉर दोस पार्ट्स। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, विल बी मीटिंग विद नेक्स्ट आइसोमेरिज्म सेक्शन, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।